So I have already uploaded 2 videos of the chapter federalism. Now today, that is the 3rd video for the chapter federalism, and I am going to discuss about a topic called what makes India a federal country. What makes India a federal country? कहने का मतलब ये है कि भारत को एक फेडरल कंट्री कैसे कहा जाता है, भारत को एक फेडरल कंट्री, भारत कैसे एक फेडरल कंट्री बनता है। मतलब कहने का ये मतलब हो गया कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिससे भारत को एक फेडरल कंट्री के रूप में कहा गया है। जब हम इस टॉपिक को डिस्कस करते हैं और इस टॉपिक पे आते हैं तो सबसे पहले हमें रिकॉल कराया गया है पावर शेयरिंग के बारे में। पावर शेयरिंग के बारे में जहां इस चैप्टर में हमने 2 केस स्टडीज़ के बारे में पढ़ा था। पहला केस स्टडीज़ हमारा क्या था, बेल्जियम की केस स्टडीज़ थी, और दूसरा केस स्टडीज़ में हमने श्रीलंका का केस स्टडीज़ हम लोगों ने पढ़ा। बेल्जियम के केस में क्या था, वहाँ पे भी लैंग्वेज बेस्ड कम्युनिटी थी। एक फ्रेंच कम्युनिटी था, दूसरा डच कम्युनिटी था, और बहुत ही माइनर पॉपुलेशन थी जर्मन लैंग्वेज बोलने वाले लोगों की। उसी प्रकार से श्रीलंका में भी आपका जो है लैंग्वेज बेस्ड का कम्युनिटी निकल कर आया। एक जो मेजॉरिटी में थी वो सिन्हालीज कम्युनिटी थी जो बौद्ध धर्म के अनुयायी होते थे। दूसरा जो लैंग्वेज निकल कर आया वो तमिलियंस, उसमें भी कई भाग बांटे गए, इंडियन तमिल्स एंड श्रीलंकन तमिल्स कहे गए हैं। तो ये जो दोनों सिचुएशन में कम्युनिटी बेस्ड जो हैं एक सेपरेशन दिखने को मिला, जिसके वजह से बेल्जियम में भी सिविल वॉर की सिचुएशन उत्पन्न हो गई थी और श्रीलंका में भी सिविल वॉर का सिचुएशन उत्पन्न हुआ। लेकिन दोनों का एकोमोडेशन में बहुत अंतर है। बेल्जियम ने क्या किया, अपने कॉन्स्टिट्यूशन को 4 बार अमेंड किया, 4 टाइम्स। अब ये 4 बार अमेंड करने के बाद जाकर उसने एक बेहतर रिजल्ट सामने लेकर आया और सबसे यूनिक फीचर उसका था कम्युनिटी बेस्ड गवर्नमेंट। लेकिन श्रीलंका ने क्या किया, श्रीलंका ने मेजोरिटेरियनिज्म पॉलिसी को फॉलो किया और सिन्हालीज को सुपरमेशी सुप्रीम दिखाया गया और तमिलियंस को डिसरिगार्ड किया गया। तो एडेप्टेशन जो एकोमोडेशन श्रीलंका था वो अप टू मार्क नहीं था, लेकिन बेल्जियम के केस में एक बेहतर रिजल्ट निकल कर आया, बेहतर कदम उठाया गया है। इसी चीज के आगे लिखा है, अब नाउ वी आर गोइंग टू कंसिडर अबाउट आवर constitution, that means Indian constitution. Soon after the independence, several princely states became a part of the country. The constitution declared, देखिए सबसे पहला चीज है कि भारत की आज़ादी हमें मिली 1947, 15 अगस्त 1947 हम लोग इंडिपेंडेंस डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। 14 अगस्त 1947 की रात 12 बजे भारत की आज़ादी की घोषणा कर दी गई और पार्टीशन भी हुआ। ये पार्टीशन भी आसान नहीं था, बहुत खूनी खेल खेले गए, हिंदुओं की तरफ से, भारत के हिंदुओं की तरफ से भी काफ़ी लोग मारे गए और मुस्लिम लोग भी काफ़ी मारे गए थे। बहुत ही बुरी इतिहास है, बहुत बुरी यादें हैं हम भारतीयों का पार्टीशन को लेकर। हम भारतीय ही क्यों, हम पाकिस्तानियों को भी जोड़ ले तो उनकी भी यादें अच्छी नहीं होंगी भारत की पार्टीशन को लेकर। लेकिन सत्ता के लालच में भारत का पार्टीशन हुआ और ये पार्टीशन काफ़ी हद तक हमें जो है झकझोर करके रख दिया। लेकिन फिर भी हम आगे बढ़े क्योंकि हर हाल में हमें आगे बढ़ना था, दर्द सहना था, दर्द सह करके भी हम आगे बढ़े। और यहाँ तक कि दर्द तो हम सहते ही आ रहे थे, भारत की आज़ादी को लेकर भी दर्द सह रहे थे। हमने कई सारे कुर्बानियाँ दी हैं, कई सारे यंगस्टर जो हैं, युवा जो हैं, इस देश की आज़ादी में हंसते हंसते फांसी पर लटक गए। तो ऐसी कई कुर्बानियाँ थी और आज़ादी के वक्त भी, पार्टीशन के समय में भी कई ऐसे अनसंग हीरोज़ हैं जिन्होंने अपनी कुर्बानियाँ दी हैं। लेकिन फाइनली भारत आज़ाद हुआ और भारत की संविधान के बारे में सोचा जाने लगा, भारत की संविधान बनाई गई और भारत की संविधान ने भारत के बारे में कहा कि भारत जो है यूनियन ऑफ स्टेट्स है। चूँकि भारत जिस समय आज़ाद हुआ उस समय भारत कई प्रिंसली स्टेट्स में बटा हुआ था, कई सारे 500 समथिंग, 543 ऑलमोस्ट।
अब उसके अंतर्गत में बहुत सारे भारत के साथ आकर मिल गए, लेकिन 3 ऐसे टेरिटरी थे जो भारत के साथ मिलना नहीं चाहते थे, जिसमें हैदराबाद जो भारत में है, ठीक है, जूनागढ़, और तीसरा जम्मू एंड कश्मीर का है। हैदराबाद के ऊपर और जूनागढ़ के ऊपर पुलिस एक्ट कार्रवाई करते हुए उसे अपने अंदर मिला लिया गया, और जम्मू एंड कश्मीर के केस में जो है संधि साइन करते हुए जो है भारतीय कंट्रोल उस पर लागू हो गया था। आर्टिकल 370 में ये प्रोविजंस हैं, लेकिन लास्ट ईयर आपने देखा आर्टिकल 370 को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से ओमिट करते हुए न्यू प्रोविजंस बनाए गए हैं, वो बाद में कभी डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पर अब क्या है कि हमने ये क्लियर हो गया कि भारत हमारे संविधान के अनुसार से भारत क्या है, यूनियन ऑफ स्टेट्स है, राज्यों का संघ है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि भारत के संविधान में कहीं पर भी जो है आपका फेडरेशन शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। फेडरेशन शब्द जो है कहीं पर भी प्रयोग नहीं किया गया है। अगर हिंदी में संविधान पढ़ रहे हैं तो संघ शब्द का भी कहीं प्रयोग नहीं किया गया है। तो भारत जो है फिलॉसफी से, प्रिंसिपल से, सिद्धांतों से क्या ऑप्ट किया, फेडरलिज्म को ऑप्ट किया है, सिद्धांतों से, प्रिंसिपल से। और भारत जिस फेडरलिज्म के अंतर्गत में आता है वो है क्वासी फेडरलिज्म। क्वासी फेडरलिज्म क्या है कि सम ऑफ द फीचर ऑफ यूनिटरी गवर्नमेंट is taken out and some of the feature of federalism is taken out, and finally a different type of federation is formed, that is called quasi, that is combination of unitary form of government as well as federation। दोनों का बहुत सारा पॉइंट्स लेकर मिला दिया गया और उस फेडरेशन को कहा गया क्वासी फेडरेशन। यही प्रिंसिपल, क्वासी फेडरेशन की प्रिंसिपल को ही भारत ने ऑप्ट किया है। नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। अब यहाँ पे समझने वाली चीज़ें हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन ओरिजिनली अगर भारत की बात की जा रही है तो भारत में इनिशियली जब संविधान की रचना की जा रही थी तो संविधान की रचना के समय में ये क्लियर हो गया कि भारत इनिशियली 2 टियर ऑफ गवर्नमेंट को एक्सप्लेन करता है। पहला यूनियन गवर्नमेंट और दूसरा स्टेट गवर्नमेंट, और ये दोनों गवर्नमेंट का अपना अपना एक सेपरेट जुरिस्डिक्शन है जो कि हमारे देश के संविधान में बहुत अच्छे तरीके से समझाया गया है। और ये दोनों गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट जिसे सेंट्रल गवर्नमेंट भी कहा जाता है, स्टेट गवर्नमेंट जो प्रत्येक राज्य की है, उसकी अपनी फंक्शन है और वो अपने फंक्शन जो कॉन्स्टिट्यूशन के नॉर्म्स के आधार पर है उसी के आधार पर वो वर्कआउट करता है। लेकिन लेटर ऑन जब हम 1970s में आते हैं और खासकर लेट 1970s में, लेट 60s एंड 70s में आ गए, तो आपका जो है 3rd टियर ऑफ गवर्नमेंट जो है भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत में डाला जाता है। और वो 3rd टियर किस चीज़ की है, पंचायती राज। पंचायती राज के अंतर्गत में म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन और विलेज पंचायत को जोड़ा गया और उसके लिए भी एक प्रोविजंस बनाए गए यहाँ पर कि इनके भी अपने अपने कार्य क्षेत्र हैं जो इस चैप्टर के आगे हम लोग डिसेंट्रलाइजेशन टॉपिक के अंतर्गत में पढ़ेंगे। नाउ आफ्टर दीज टियर ऑफ गवर्नमेंट, भारत जो है यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के हिसाब से जो है लेजिस्लेटिव पावर्स को डिवाइड किया है। एंड दीज लेजिस्लेटिव पावर्स आर यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, और कुछ रिजर्व सब्जेक्ट थे जिसके हिसाब से फॉर फ्यूचर रेफरेंस के लिए रेसिडियरी लिस्ट की बात रखी गई है। तो in our constitution, three types of list are discussed. The very first one is union list, second one is the state list, third one is concurrent list, and for future reference one another list is maintained, that is called residuary list. Now look at union list. Union list, that means union list के अंतर्गत में only those subjects are taken on which central government or union government is liable to form laws. यूनियन लिस्ट में उन विषयों को रखा गया जिस पर केंद्र की सरकार जो है कानून बना सकती है। भारत की संसद में उसे लाया जाएगा और फिर उस पर विचार विमर्श, डिस्कशन करने के बाद, वोटिंग करने के बाद जो है कानून बनाने की प्रक्रिया की जाएगी। और वैसे ही विषय रखे गए हैं
वो विषय हैं जिस पर सिर्फ और सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट ही, तो यूनियन लिस्ट में उन सब्जेक्ट्स को रखा गया है, उन विषयों को रखा गया है जिस पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट का है। फॉर एग्जाम्पल बैंकिंग आपका जो है यूनियन गवर्नमेंट के अंतर्गत में यूनियन लिस्ट में रखा गया है, तो बैंकिंग से संबंधित कोई भी कानून बनाई जाएगी तो वो यूनियन गवर्नमेंट उस पर बना सकता है। ठीक उसी प्रकार से डिफेंस है, भारत के डिफेंस की बात कर लीजिए तो भारत के डिफेंस पर भी अगर किसी प्रकार का कानून बनाया जाता है तो यूनियन गवर्नमेंट ही उसके ऊपर लाइबल है कि वो कानून बनाएगा। सेकेंड मैंने यहाँ पर लिखा है स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट के अंतर्गत में आपका जो है कि वैसे विषय रखे गए हैं जिसपे कानून बनाने का अधिकार राज्य की सरकारों को दिया गया है। तो अलग अलग राज्य की सरकार अपने अपने राज्य में उन सारे विषयों को जो स्टेट लिस्ट में रखे गए हैं उस पर कानून बनाने का पूरा अधिकार दिया गया है। रोजगार हो, एम्प्लॉयमेंट हो जाएगा, वो स्टेट लिस्ट में रखा गया है। पुलिस की बात हो गई, एग्रीकल्चर की बात हो गई, ये स्टेट लिस्ट के अंतर्गत में रखा गया है। तीसरा लिस्ट है कंकरेंट लिस्ट। कंकरेंट लिस्ट में ऐसे विषय हैं जिस पर यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों लाइबल हैं कानून बनाने के लिए। लेकिन यहाँ ये याद रखना पड़ेगा कि अगर किसी विषय पर केंद्र की सरकार यूनियन गवर्नमेंट अगर कानून बनाती है और पहले से अगर उस विषय पे किसी राज्य सरकार ने कानून बना रखा है तब उस केस में केंद्र सरकार के द्वारा बनाया गया कानून लागू हो जाएगा, क्योंकि केंद्र सरकार के द्वारा बनाया गया कानून सारे भारत की टेरिटरी के अंदर पूरे भारत में लागू होगा और केंद्र की सरकार जो है राज्य की सरकार के द्वारा बनाए गए कानून के ऊपर लाद दी जाएंगी। तो राज्य की सरकार स्वतः राज्य की सरकार के द्वारा बनाई गई कानून अगर वो शिक्षा पर है तो अभी जैसे नई शिक्षा नीति आई और बिहार सरकार की अपनी शिक्षा नीति होगी तो क्या होगा, नई शिक्षा नीति जो है बिहार की अपनी शिक्षा नीति के ऊपर लाद दी जाएगी और केंद्र सरकार के द्वारा बनाए गए कानून का ही अनुसरण किया जाएगा। उसी प्रकार से जंगल के ऊपर कानून बनाने का अधिकार राज्य की सरकार के ऊपर भी है। बिहार राज्य के अंतर्गत में जो भी जंगल के क्षेत्र हैं इस पे कानून बनाने का अधिकार है। अगर बिहार की सरकार ने जंगल से फॉरेस्ट से रिलेटेड कोई कानून बनाया, ठीक है, तो वो बिहार में लागू हो चुका है। लेकिन अगर उसी विषय पर इसी फॉरेस्ट के विषय पर अगर केंद्र की सरकार ने कानून बनाया तो राज्य की सरकार के द्वारा बनाए गए कानून सदा समाप्त हो जाएंगी और केंद्र की द्वारा बनाए गए कानून लागू कर दिया जाएगा। इसी प्रकार एम्प्लॉयमेंट भी आपका कंकरेंट लिस्ट में आता है। तो पहले क्या था, बिहार राज्य के अंतर्गत में कई सारे रोजगार गारंटी योजना चल रहे थे, लेकिन मनरेगा के आ जाने के बाद कई सारे राज्यों में जो रोजगार गारंटी योजनाएं चल रही थी उसे समाप्त कर दिया गया और पूरे भारत में क्या किया गया, मनरेगा जैसे योजना को लागू कर दिया गया। रेसिडियरी लिस्ट मतलब इस समय सोचना पड़ा कि अगर भविष्य में कुछ ऐसे विषय आते हैं जो अभी जिसके बारे में आज हमें जानकारी नहीं है तो उन विषयों को कहाँ रखा जाएगा और उन विषयों पर किसका अधिकार होगा। तो इस पर जो है रेसिडियरी लिस्ट में कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जिसमें हमारा संविधान लिखा गया उसमें कंप्यूटर सॉफ्टवेयर नहीं था, साइबर जैसा कोई चीज नहीं था, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नहीं थी। तो ऐसे विषय के ऊपर सोचने के लिए ही कि फ्यूचर में अगर भविष्य में कुछ ऐसे विषय निकल कर आए तो उन विषयों को रखा जाएगा कहाँ, रेसिडियरी लिस्ट में। और रेसिडियरी लिस्ट में लिखी गई बातों के ऊपर, विषयों के ऊपर यूनियन गवर्नमेंट का अधिकार होगा कि उस पर वो कानून बना सके। अब जैसे मैंने पहले भी कहा कि भारत को राज्यों का संघ यूनियन ऑफ स्टेट्स कहा गया है, परंतु सभी राज्यों को बराबर अधिकार दिया गया है। तो भारत के केस में आर्टिकल नंबर 370 जो लागू होता है आपके जम्मू एंड कश्मीर के लिए, उसे कुछ स्पेशल प्रोविजंस दिए गए थे। अब उस स्पेशल प्रोविजंस में आपके बुक में एक लाइन लिखा है कि अगर भारत में रहने वाला नागरिक जो जम्मू एंड कश्मीर का में नहीं रहता है, अगर वो चाहता है कि जम्मू एंड कश्मीर में अपने लिए ज़मीन या मकान खरीद सके तो उसे ये अधिकार नहीं दिया जाएगा आर्टिकल नंबर 370 के अंतर्गत में। आर्टिकल नंबर 370 ये भी एक्सप्लेन करता है कि भारत में एकमात्र जम्मू कश्मीर ऐसा राज्य है जहां पे डुअल सिटीजनशिप लागू हो जाता है। पहले वो जम्मू एंड कश्मीर का नागरिक है, तब जाकर वो भारत का नागरिक है।
भारत में जम्मू एंड कश्मीर एक ऐसा राज्य था जहां पर भारत के सभी नेटवर्क जो काम कर रही थी टेलीकम्युनिकेशन की, आपका नंबर चाहे वो जियो का हो या एयरटेल का हो, कश्मीर के बॉर्डर में घुसते के साथ ही आपका सिम काम करना बंद हो जाता था। वहां सिर्फ वहां बिकने वाले वहां की लोकल सिम जो है वही बिकते थे, जो जम्मू एंड कश्मीर के लिए जो सीरीज ऑफ सिम चलाए जा रहे हैं जियो के द्वारा या एयरटेल के द्वारा या दूसरे टेलीकॉम कंपनीज के द्वारा, वही चलते थे। यहाँ से ले जाने के बाद वहां पर हमारे मोबाइल का नेटवर्क जैम हो जाता था। लेकिन लास्ट ईयर आपने देखा आर्टिकल नंबर 370 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से ओमिट कर दिया गया और जो ट्रीटी साइन हुई थी 1947 के बाद नेहरू के द्वारा, वो सारी बातें वहीं पर समाप्त कर दी गई और आर्टिकल 370 हमारे संविधान से हटा दिए गए। अब जो हैं भारत के अन्य राज्यों की तरह ही जम्मू एंड कश्मीर के पास अधिकार पड़ा हुआ है। अब इसके अलावा इस चैप्टर में, इस टॉपिक के अंतर्गत में यूनियन टेरिटरीज के बारे में एक्सप्लेन किया गया है। तो हम सभी जानते हैं कि भारत में यूनियन टेरिटरीज हैं और इन यूनियन टेरिटरीज में राज्यों जैसा कोई बात नहीं होता। यूनियन टेरिटरीज की एरिया इतनी छोटी है कि वहां पर उसे राज्य का दर्जा नहीं दिया जा सकता है, तो इसे एक अलग नाम दे दिया गया और उसे यूनियन टेरिटरीज यानी केंद्र शासित प्रदेश कहकर बुलाया गया। अब केंद्र शासित नाम देखिए हिंदी में क्लियर कर रहा है, केंद्र शासित, केंद्र के द्वारा। और तो दिल्ली, हरियाणा जैसे चंडीगढ़ में आपके जो है चीफ मिनिस्टर होते हैं, जैसे अन्य राज्यों में गवर्नर होते हैं, तो केंद्र शासित प्रदेश में यूनियन टेरिटरीज में गवर्नर ना होकर लेफ्टिनेंट गवर्नर वहां पे रहते हैं। चीफ मिनिस्टर्स भी बनाए जाते हैं, दिल्ली में अपना चीफ मिनिस्टर्स हैं, लेकिन इन यूनियन टेरिटरीज पर क्षेत्राधिकार कार्य करने का, फंक्शन करने का पूरा अधिकार किनका है? सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर होता है। जितने भी भारत में यूनियन टेरिटरीज हैं उसके ऊपर एडमिनिस्ट्रेशन करने का पूरा अधिकार किसका है? यूनियन गवर्नमेंट का है, एक्सेप्ट इन द केस ऑफ दिल्ली एंड इट्स कैपिटल रीजन। खासकर दिल्ली के अंतर्गत में वहां के लिए एक अलग से चीफ मिनिस्टर बनाया गया है जो कि वहां के प्रशासन को संभालती है। लेटर इस चैप्टर के अंतर्गत में ये कहा गया है कि अगर जुडिशरी, अगर किसी भी प्रकार का समस्या होता है दो राज्यों के बीच में या फिर केंद्र और राज्य के बीच में किसी भी प्रकार की कन्फ्लिक्ट उत्पन्न हो जाती है, तो इस प्रकार के कन्फ्लिक्ट का निवारण जो है हमारे जुरिस्डिक्शन के जुडिशरी सिस्टम जो है सुप्रीम कोर्ट करती है। साथ साथ केंद्र और राज्य की सरकारों को अपने लिए रेवेन्यू जनरेट करने का भी पूरा अधिकार दिया गया है और रेवेन्यू सिस्टम का भी डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है, जिसे हम विशेष रूप से सेंटर स्टेट रिलेशनशिप के अंतर्गत में पढ़ेंगे।